वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय भूगोल पाठ 7वां मानवीय अधिवास। अधिवास किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? अधिवास मतलब रहने की जगह, जहां पर मानव रहते हैं उसकी अधिवास। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अधिवासों के प्रतिरूप किस प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के प्रतिरूप होते हैं और हम बात करेंगे कि भारत और ब्राजील के अधिवासों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, कि भारत का अधिवास का वितरण कैसे हुआ है। भारत के अलग अलग जगहों पर अधिवास, कहीं पर देखते हो आप लोग बहुत ज्यादा अधिवास होते हैं, कहीं पर अधिवास बहुत कम होते हैं। ठीक है, और उनके लिए कौन कौन से ऐसे घटक है जो अधिवास पर असर डालते, कहीं पर अधिवास सघन कर देते, कहीं पर अधिवास विरल हो जाती है। ये कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो अधिवास को सघन और विरल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इन सभी घटकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अधिवास के प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अधिवास के प्रति कौन कौन से रूपों में अधिवास पाया जाता है, तो उसके 4 रूप होते हैं। ठीक है, इसके पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा 4 रूपों के बारे में। जो पहला प्रतिरूप होता है उसको केंद्रित अधिवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रित अधिवास कहा जाता है। अब केंद्रित अधिवास क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए आपके पास कोई जगह है, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई जमीन है, वहां पर आप लोग देखते होंगे किसी स्थान पर बहुत ज्यादा अधिवास एकत्रित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घर हो जाते हैं, बहुत लोग रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहां को क्या कहा जाता है? केंद्रित अधिवास कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें भारत का जो पश्चिमी इलाका है, ठीक है ना, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली वाला इलाका हो गया, ठीक है, उत्तर भारतीय मैदान हो गए, और महाराष्ट्र का जो दक्षिणी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर अधिवास बहुत ज्यादा एकत्रित हुए। उसके क्या कारण, उन कारणों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस पूरी वीडियो में। और अगर हम लोग ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में जो पूर्वी इलाका है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सायो पायलो शहर, वहां पर अधिवास बहुत ज्यादा केंद्रित है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा जो अधिवास का प्रतिरूप है वो है रेखाकृत। क्या है? रेखाकृत। रेखाकृत जो अधिवास होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई सड़क है या कोई महामार्ग है, ठीक है, अब इस महामार्ग में इसके आसपास लोग क्या करते हैं, आके बस जाते हैं और वहां पर अपना जनजीवन शुरू कर देते हैं। वहां पर उनकी दुकानें रहेंगी और वहीं पर वो लोग रहना शुरू कर देंगे। ये सड़क जहां तक रहेगी वहीं तक ये लोग रहेंगे। इसके आगे अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो आपको कोई भी अधिवास दिखेगा नहीं। उसको क्या कहा जाएगा? रेखाकृत अधिवास। क्या कहा जाएगा? रेखाकृत अधिवास कहा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो अधिवास है उसको कहा जाता है पकीर्ण। क्या कहा जाता है? पकीर्ण बोल दीजिए या तो आप बोल दीजिए विरल, दोनों में से आपको जो जमता बोल दीजिए। विरल अधिवास किसे कहा जाएगा या पकीर्ण अधिवास किसे कहा जाएगा? मान लीजिए आपके पास कोई जगह है लेकिन उस जगह में बहुत कम लोग रहते हैं, जगह बहुत बड़ी है लेकिन रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, तो हम लोग उसके क्या कहेंगे? पकीर्ण अधिवास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पकीर्ण अधिवास। इसके बाद आता है चौथा जो प्रकार है हमारा, तारांकृत अधिवास। तारांकृत अधिवास में क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी स्थान पर जनसंख्या कहीं ज्यादा हो जाएगी, कहीं जनसंख्या कम हो जाएगी, कहीं फिर ज्यादा हो जाएगी, और इस प्रकार से वो तारांकृत रचना ले लेती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अधिवास के जो प्रतिरूप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय और रेखांकृत, प्रकीर्ण और तारांकित। इस प्रकार के 4 प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं अधिवासों के। अब समझने का प्रयास करते हैं कि अधिवासों के प्रतिरूप कौन से घटकों पर निर्भर होते हैं, किन घटकों की वजह से ये केंद्रित अधिवास तैयार होते हैं, किन घटकों की वजह से पकीर्ण अधिवास तैयार होते हैं, और किन घटकों की वजह से तारांकृत और रेखांकृत अधिवास तैयार होते हैं। कौन कौन से ऐसे घटक है जो जिम्मेदार है अधिवास का केंद्रित करने के लिए, विरल करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि किसी स्थान पर अगर अधिवास केंद्रित है यानी कि क्या है? सघन। आप केंद्रित भी बोल सकते हो और सघन भी बोल सकते हो। ठीक है, सघन बोलिए, केंद्रित बोलिए। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उस स्थान पर कृषि योग्य जमीन रहेगी। ठीक है, कृषि योग्य जमीन या पानी की उपलब्धता। आप क्या बोल सकते हो? कृषि योग्य जमीन या तो पानी की उपलब्धता, और आप बोल सकते हो वहां संसाधनों की उपलब्धता। इन सभी कारणों की वजह से, और वहां पर सूर्य प्रकाश और जलवायु अच्छी रहेगी। ठीक, कृषि योग्य जमीन रहेगी, पानी की उपलब्धता रहेगी, संसाधनों की उपलब्धता रहेगी, सूर्य प्रकाश अच्छा सूर्य प्रकाश रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, तो वहां पर लोग क्या करेंगे? रहना शुरू कर देंगे, और इस प्रकार से वहां पर केंद्रित अधिवास की निर्मित हो सकती है। जैसे अगर बात करें भारत में कि भारत में कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर केंद्रित अधिवास पाए जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा स्टूडेंट्स, उत्तर भारतीय मैदान। क्या आ जाएगा? उत्तर भारतीय मैदान। ये जो बता रहा हूं मैं, उत्तर भारतीय मैदान में गंगा नदी आ जाती है, जिसकी वजह से गंगा नदी के जो किनारे लोग रहते हैं वहां पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाती है।
ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। और पूर्वी तट, अगर बात करें, ये देखो ये भारत का निचला हिस्सा है, जो स्टूडेंट से पूर्वी तट है ना, इस पूर्वी तट पर भी अधिवास ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नदियाँ आती हैं, ठीक है, अलग अलग नदियों का यहाँ पर आना होता है, और यहाँ पर बहुत चौड़ा होने की वजह से ये जो इलाका है बहुत चौड़ा होता है। अगर इसके पहले वाली आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो आपको समझेगा पूर्वी तट जो होता है वो चौड़ा क्यों होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी अधिवास ज़्यादा है। अगर बात करें नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा हो गई, गोदावरी नदी जहाँ पर बहती है, तो वहाँ पर भी अधिवास ज़्यादा है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है, और पानी उपलब्ध होने की वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और बात करें विंध्य पठार हो गया, ठीक है, इन सभी इलाकों में जो भारत में अधिवास ज़्यादा पाया जाएगा, मतलब वहाँ पर सघन अधिवास पाए जाएंगे। अगर ब्राजील की बात करें तो मान लीजिए ब्राजील की क्या है रचना है, ये ब्राजील की रचना है। ये ब्राजील की रचना में जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी इलाका और दक्षिण पूर्वी इलाका है, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपके दिमाग में ब्राजील का मैप होगा तो यहाँ पर ब्राजील का मैप तो नहीं बना सकता, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका रहेगा ब्राजील का, वहां पर अधिवास ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सायो पाइलो राज्य है, ठीक है, शहर है, और साथ ही साथ सायो फ्रांसिस्को नदी यहाँ पर बहती है, और साथ ही साथ ये जो तट है ये बहुत चौड़ा होने की वजह से यहाँ पर जो साम्राज्यवादी लोग आए थे, सबसे पहले जो ब्राजील में साम्राज्यवादी लोग गए थे वो पूर्वी तट पर ही बस गए थे, जिसकी वजह से पूर्वी तट की जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, और यहाँ पर 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिवास बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। रियो डी जेनेरो यहाँ पर आ जाए, रियो डी जेनेरो नाम का शहर है, तो ऐसे राज्य तो यहाँ पर अधिवास बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा केंद्रित अधिवास के बारे में भारत और ब्राजील में कहाँ पर पाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं पकीर्ण अर्थात बिखरे हुए अर्थात विरल अधिवास कहाँ पर पाए जाते हैं। कि जो विरल अधिवास होते हैं, आप इसको पकीर्ण अधिवास भी बोल सकते हो या तो बिखरे हुए अधिवास भी बोल सकते हो। जैसे भारत में मतलब ऐसा स्थान जहां पर अधिवास क्या रहे बहुत कम रहे, जगह तो बहुत रहेगी लेकिन अधिवास बहुत कम रहेगा। इसका क्या कारण हो सकता है स्टूडेंट्स? इसका कारण हो सकता है कि वह इलाका या तो वनाच्छादित प्रदेश होगा, वनाच्छादित मतलब वहां पर पूरा जंगल होगा, तो जंगल इलाके में ज्यादा लोग रहेंगे नहीं, या तो आप बोल सकते हो कि वह इलाका जो रहेगा वह रेगिस्तान वाला इलाका रहेगा, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो वह इलाका हिमालय की ढलान में रहेगा, रेगिस्तान इलाका, हिमालय ढलान वाला इलाका जहां पर जंगल ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जो अधिवास रहेंगे वो बहुत विरल रहेंगे, वहां पर लोगों की संख्या बहुत कम रहेगी। यदि बात करें भारत में, तो भारत में जो मध्य भारत है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो मध्य भारत है, तो मध्य भारत में अधिवास बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वहां पर वनाच्छादित भाग आ जाता है। यदि बात करें राजस्थान का पश्चिमी और जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में अधिवास बहुत विरल पाया जाता है, और हिमालय की ढाल मतलब जहां पर हिमालय की ढाल है, ठीक है, हिमालय की ढलान, वहां पर भी अधिवास बहुत कम रहेगा, ठीक है, और जो पर्वत इलाके रहेंगे, पठारी इलाके रहेंगे, वहां पर भी अधिवास बहुत कम पाया जाएगा भारत के अंदर। और बात करें ब्राजील में, तो ब्राजील में जो उत्तर पूर्वी इलाका है स्टूडेंट्स, अगर मैं ब्राजील का मैप मैं बना दूं तो ये जो उत्तर पूर्वी इलाका है, तो यहाँ पर आपको मालूम है अमेज़न नदी का मैदान है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अधिवास रहेगा वो क्या रहेगा बहुत कम रहेगा। अमेज़न नदी के मैदान की वजह से यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ ही जाति के लोग, जैसे जो नहीं क्या आदिवासी लोग रहते हैं, वही लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, इसकी वजह से अधिवास भी वहाँ पर कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा कि विरल अधिवास किस प्रकार से तैयार होते हैं और सघन अधिवास किस प्रकार से तैयार होते हैं। उसके लिए मैंने भारत और ब्राजील के बारे में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके सामने दो आकृतियां दिख रही होंगी। आकृति नंबर 7.1 अ और आ, इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो अ को देख लीजिए, यहाँ पर जो अधिवास बहुत ज्यादा है, ये अधिवास आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो ये अधिवास सिर्फ लाइन के जैसा दिख रहा है, मतलब ये सड़क है, ठीक है, इसको हम लोग रेखी अधिवास बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं उसको बिखरे हुए या पकीर्ण बोल सकते हैं, ठीक है ना, पकीर्ण बोल दीजिए, बिखरे हुए बोल दीजिए, या तो रेखीय बोल दीजिए, ये तीनों अधिवास में से कोई भी, मतलब तीनों हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रित अधिवास है, यहीं पर एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा अधिवास दिख रहे हैं आपको, ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आदिवासों को प्रकार पहचानिए। मैंने आदिवासों को प्रकार पहचान के आपको बता दिया। इनमें से कौन सा आदिवास केंद्रित प्रकार का है और उसका क्या कारण हो सकता है? इसमें जो अ वाला है, छोटा वाला अ, ये केंद्रित आदिवास है। इसका कारण यह हो सकता है कि यहाँ पर कृषि योग्य जमीन उपलब्ध होगी और पानी की उपलब्धता ज़्यादा होगी और संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आदिवास जो हो गया केंद्रित हो गया है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पकीर्ण बिखरे हुए आदिवास भाग कौन से हैं? यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आकृति नंबर 7.1 का आ जो है वह बिखरे हुए आदिवास है। यहाँ का रीजन हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वन होंगे, ठीक है ना, घने वन पाए जाते होंगे या रेगिस्तानी इलाका होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आदिवास क्या है, बहुत कम है। ये भारत के किस प्रदेश में होंगे, अंदाजा लगाइए। तो अगर हम लोग बात करें तो ये इलाका जो रहेगा ये भारत के किसी नदी के किनारे पाया जाता होगा, किसी नदी के किनारे पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो इलाका रहेगा स्टूडेंट्स आ वाला, ये भारत के किसी रेगिस्तान या दुर्गम स्थान जो रहेंगे, ठीक है, रेगिस्तान बोल दीजिए या आप लोग बोल सकते हो कि जो हिमालय ढाल रहते हैं वहां पर इस प्रकार की आदिवास आपको देखने को मिल सकता है। यहां तक समझा? तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत के आदिवासियों का वितरण किस प्रकार से है। भौगोलिक स्पष्टीकरण, भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल और एवं उर्वरता के कारण आदिवासियों का प्रतिरूप विविधता पाई जाती है। ये विशेषता बताई गई। किसकी विशेषता बताई गई है? कि भारत में जो आदिवास है उसके प्रतिरूप किस तरह से बदली होते हैं, वह निर्भर करता है कि वहां पर पाई जाने जलवायु में पाई जाने विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल और उर्वरता, इन सभी कारणों पर, इन सभी कारकों पर निर्भर होता है भारत का आदिवास। स्टूडेंट्स यदि हम लोग बात करें पानी की उपलब्धता आदिवासियों को प्रभावित कैसे करता है, ठीक है, पानी की उपलब्धता आदिवासियों को कैसे प्रभावित कर सकता है, मतलब पानी जो होता है वो आप सभी को मालूम है, हमारे दैनिक जीवन में पानी अनेक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हमेशा हम लोग उपयोग करते हैं, खेती के लिए हो जाए या पीने के लिए हो जाए, घर काम के लिए हो जाए, पानी का उपयोग हम लोग करते हैं। यदि स्टूडेंट्स पानी उपलब्ध ना हो तो कृषि भी हम लोग नहीं कर सकते और साथ ही साथ कृषि पर जो भी आधारित काम रहेंगे वो काम भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहां पर व्यवसाय विकसित हो पाएगा क्या? नहीं। परिणामतः ऐसे इलाकों में आदिवास का विकास नहीं हो पाएगा जहां पर पानी उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स वहां पर पानी उपलब्ध हो जाए, यदि हमारा दूसरा तरह से विचार करें, यदि वहां पर पानी उपलब्ध हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर पानी के साथ साथ कृषि व्यवसाय तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ कृषि व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यवसाय जो होते हैं उनको भी हम लोग कर सकते हैं। परिणामतः उन इलाकों में, उन प्रदेशों में मानव आदिवास का क्या होगा? विकास होगा, जिसकी वजह से वहाँ के आदिवासियों की संख्या बढ़ जाएगी और इस तरह से पानी जो होता है किसी भी जगह पर आदिवास को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। अब समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि भारत में केंद्रीय आदिवास कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में उत्तर भारतीय मैदान, पूर्वी तटीय, नर्मदा का मैदान, विंध्य मैदान, भारत के वे प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है वहाँ आप लोग बोल सकते हो कि वहाँ पर केंद्रीय आदिवास पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर लोग आदिवासियों की संख्या क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब समझ लेते हैं भारत में बिखरे हुए अर्थात विरल आदिवास कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके विपरीत मध्य भारत में वनाच्छादित प्रदेश, वहाँ पर जंगल बहुत है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग जहाँ पर रेगिस्तान है, राजस्थान का पश्चिमी और दक्षिणी भाग, अगर आपको भारत का मैप याद होगा तो भारत का मैप कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो भारत का जो पश्चिमी और यहाँ पर राजस्थान रहता है, पश्चिमी और जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर आपको बिखरे हुए आदिवास दिखाई देंगे। हिमालय का ढाल वाला खंडित और उतार चढ़ाव वाला भाग, यहाँ पर आपको मानवीय आदिवास जो रहेंगे बिखरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इससे यह समझ में आता है कि मध्य भारत में वनाच्छादित प्रदेश होने की वजह से वहां पर क्या है? विरल आदिवास है। और उत्तर भारतीय मैदान में अगर हम लोग जाएंगे, उत्तर भारतीय मैदान में, तो वहां पर आपको केंद्रित आदिवास दिखाई देगा। ये चीज हमको समझ में आ जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा याद करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया थोड़ा याद करो। नीचे दी गई तालिका में कुछ सुविधाएं दी गई हैं, ये सुविधाएं केवल ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्रों अथवा दोनों में उपलब्ध है। मतलब आपको बताना है कि जो सुविधाएं हैं वह केवल ग्रामीण उपलब्ध है कि केवल शहरों में उपलब्ध है, ये दोनों उपलब्ध है। अगर दोनों उपलब्ध है या किसी में भी उपलब्ध है तो उनको ऐसा टिक करना है। ठीक है, चलिए। सुविधा पेट्रोल पंप यदि आप लोग देखोगे तो गांव में बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर, इसलिए यहाँ पर टिक नहीं करना है। नगर में तो आप लोग देख सकते हो 2-3 किलोमीटर में हमेशा आपको पेट्रोल पंप दिखाई देगा। सिनेमा घर
आपको ग्रामीण इलाके में सिनेमाघर दिखेगा, छोटा ही रहेगा लेकिन दिखाई देगा, और नगरीय इलाकों में सिनेमाघर आपको दिखाई देगा। साप्ताहिक बाजार आप लोग देख सकते हो, ग्रामीण में साप्ताहिक बाजार तो लगता ही लगता है, और साथ ही साथ नगरों में रखता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे नगर है जहां पर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, लगभग ना के बराबर, इसलिए आप टिक मत कीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों जगह रहेगा, ग्रामीण में भी रहेगा और नगर में भी रहेगा। पुलिस चौकी दोनों जगह रहेगी, ग्रामीण में भी रहेगी, नगर में भी रहेगी। कला दलान, अगर कला दलान की बात करें तो अलग अलग जो होते हैं ना कला दलान, जहाँ पर नृत्य सिखाए जाते हैं, संगीतें सिखाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, तो वो शहरों में ज़्यादा उपलब्ध होता है, नगर में। ग्राम पंचायत ये सिर्फ गाँव में पाया जाता है, शहर में नहीं पाया जाता। ग्राम पंचायत में म्यूनसिपालिटी होती है, ठीक है, महानगर पालिका होती है। कृषि उत्पादन वितरण समिति ये दोनों जगह होती है, नगर में भी होती है और गांव में भी होती है, ठीक है ना। आप लोग देखते हो ना, जहां से अनाज आप लोग राशन कार्ड से छुड़ा कर लाते हो, तो कृषि उत्पादन विपणन समिति। प्राथमिक विद्यालय दोनों जगह, ग्रामीण में भी और नगरों में भी। माध्यमिक विद्यालय बात करेंगे तो दोनों जगह रहेगी, लेकिन महाविद्यालय की अगर बात करें तो महाविद्यालय भी दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। अब आगे, दोनों जगह, नगर में भी और ग्रामीण में भी। बहुउद्देशीय चिकित्सालय मतलब बहुत बड़े बड़े जो दवाखाने होते हैं वे ग्रामीण में नहीं पाए जाते, वो सिर्फ शहरों में पाए जाते, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रामीण लोगों को शहरों में आना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। मेट्रो स्टेशन सबको मालूम, मेट्रो स्टेशन जो रहेगा वो ग्रामीण में अभी तक नहीं पहुंचा है, वो सिर्फ शहरों में पाया जाता है। बस स्टैंड नगर और शहर मतलब ग्रामीण दोनों जगह पर। विश्वविद्यालय जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय तो होती है, यूनिवर्सिटीज होती है, वो सिर्फ शहरों में होती है, गाँव में नहीं होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमको स्टूडेंट्स पढ़ना है कि ब्राजील के अधिवास का वितरण। ब्राजील के अधिवास का वितरण किस प्रकार से हुआ है? तो यहाँ पर दो तरह से आपको चित्र दिखाया गया है। पहला चित्र अगर आप लोग देखोगे तो अमेजन नदी की निचली भूमि है, ये अमेजन नदी की निचली भूमि है, ठीक है। और दूसरा है सायो पाइलो शहर, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अर्थात वहां पर अधिवास बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो अधिवास रहेगा वो बिखरा प्रकार का रहेगा। कौन से प्रकार का रहेगा? बिखरा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अधिवास जो रहेगा केंद्रित रहेगा। क्या रहेगा? केंद्रित, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा अधिवास है। यहाँ पर अधिवास जो रहेगा विरल रहेगा, और यहाँ का अधिवास जो रहेगा वो सघन रहेगा। इस प्रकार से हम लोग इसका टिप्पणी लिख सकते हैं दोनों चित्रों को देखकर, जो यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पूछा गया था कि आकृति 7.2 के अ और आ ब्राजील के अधिवासों को दिखाया गया है। इनमें अमेजन नदी की समतल प्रदेश और दूसरी प्रतिमा तटीय प्रदेश की है। इन अधिवासों प्रतिरूपों का निरीक्षण कीजिए, प्रतिरूपों के प्रकार पहचानिए और उनका टिप्पणी लिख दीजिए। तो इस तरह से आप टिप्पणी लिख सकते हो, समझा। अब आगे देखते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। ब्राजील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप में आए साम्राज्यवादियों ने की थी। ब्राजील में सबसे पहले जो अधिवासों की शुरुआत है वो किसने किया था? यूरोप से आए हुए जो साम्राज्यवादी थे उन्होंने किया था। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राजील के तटीय प्रदेशों में विकसित किए गए, और अब इन अधिवासों को आकार बढ़कर वे सघन बन गए। सबसे पहले अधिवास जो था पूर्वी तट पर विकसित किया गया था, जिसकी वजह से आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होगी, बहुत ज़्यादा अधिवास हो गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो रहेगा वो सायो पाइलो जो शहर है वो रहेगा। इन अधिवासों के विकास का मुख्य कारण निम्नलिखित है। अब यहाँ पर अधिवास जो बने इसका कारण क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं, तटीय प्रदेश में सम और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहां पर विशाल कगार है। विशाल कगार की वजह से जो जलवायु होती है कभी सम होती है, कभी आर्द्र होती है। जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। वहां पर सायो फ्रांसिस्को नदी है, ठीक है, जिसकी वजह से जल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, निग्रो नदी है, उरुग्वे नदी है। तो इनकी वजह से बहुत सारा पानी की उपलब्धता होती है, संसाधनों की उपलब्धता। वहां पर खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो पूर्वी तट है ब्राजील का, वहां पर खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कृषि योग्य जमीन इत्यादि के कारण भूमि भले ही कम है, परंतु अधिवास बहुत ज्यादा है। अगर बात करें यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी तट की, तो यहाँ पर जमीन बहुत कम है, लेकिन रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहाँ पर? सायो पाइलो शहर में, ठीक है। तो इस प्रकार की अधिवास को हम लोग सघन अधिवास कहा जा सकता है। सायो पाइलो प्रदेश की जमीन उर्वर है, कहोवा के उत्पादन हेतु प्रदेश युक्त है। जो सायो पाइलो की जमीन जो है वो उर्वर है, मतलब बहुत उपजाऊ जमीन है। और कहोवा के उत्पादन, कहोवा मतलब जो कॉफी की फसल होती है उसको कहोवा कहा जाता है, कहोवा के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इन प्रदेश पदार्थों का प्रचुर भंडार है। यहाँ विद्युत आपूर्ति निर्बाध है, मतलब जो पूर्वी तट है वहां पर खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहां पर बिजली की आपूर्ति क्या है? निर्बाध, मतलब हमेशा बिजली रहती है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं विकसित की गई है। उपयुक्त सभी कारणों की वजह से सायो पाइलो में मानवीय बस्ती, जो मानवीय अधिवास है वह केंद्रित हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत का ब्राजील का के जो उत्तर पूर्वी भाग है, उच्च भूमि के प्रदेश अनुवर्षण मतलब जहां पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है।
अवर्षण से ग्रस्त होने के भाग कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। इस भाग में ग्रामीण अधिवास बिखरे हुए हैं। ठीक है, जो ब्राजील का उत्तर और पूर्वी इलाका है वहाँ पर अनुवर्षण मतलब बहुत वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता है, वहाँ बरसात बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कृषि का मर्यादित विकास हुआ है और वहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो अधिवास बहुत कम पाया जाएगा। अंदरूनी क्षेत्र यानी अमेजन नदी के मैदान की ओर जाएं तो यदि हम लोग तटीय प्रदेश से अंदर मतलब अमेजन नदी जो है वहाँ पर अगर हम लोग जाएं तो मानव बस्ती अधिक विरल हो जाती है। वहाँ पर मानव बस्ती क्या हो जाएगी, अधिक विरल हो जाएगी। उसका बहुत सारे कारण है। वे कारण इस प्रकार हैं, यह प्रदेश सघन विषुवत रेखा वनों से व्याप्त है। विषुवत रेखा मतलब सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वन पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब पूरे साल के 12 महीने वो हरे भरे होते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लगभग 2000 मिमी इतनी वर्षा वहाँ पर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मानवी बस्ती का रहना या मानव का रहना मुश्किल है। यहाँ जलवायु बहुत शुष्क है, मानवीय अधिवासियों के लिए अनुकूल नहीं। यहाँ की जलवायु जो है वो मानवीय अधिवासियों के लिए नहीं है। संसाधनों के भंडारों का शोध लगाने एवं उपयोग करने के लिए प्राकृतिक रूप से मर्यादा है। संसाधनों के भंडार मतलब वहाँ पर खनिज और तेल इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पर लोग जाते, रहने के लिए लोग नहीं जाते। इस भाग में परिवहन की सुविधा सीमित रूप से विकसित की गई। जो आप लोग बोल सकते हो जो ब्राज़ील का अमेजन नदी मैदान है वहाँ पर जो परिवहन सुविधाएं हैं वो बहुत कम विकसित हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे 2 चित्र दिए हैं, उन चित्रों को समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो जो पहली आकृति आपको दिख रही है, पहला चित्र दिख रहा है वो सायो पायलो शहर का दिख रहा है जो पूर्वी तट पे बसा हुआ है ब्राजील के। अब यहाँ पर अमेजन नदी का मैदान देख सकते हो जो पूर्वी तट के अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो अधिवास रहेगा बहुत कम रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि मानवीय अधिवास विशिष्ट स्थानों पर ही केंद्रित होते हैं। मानवीय अधिवास जो रहेंगे वो विशिष्ट स्थान पर ही केंद्रित रहेंगे और उनका केंद्रित रहने का कुछ कारण है। क्या कारण हो सकता है? जैसे अगर किसी स्थान पर अधिवास बहुत कम है तो उसका कारण हो सकता है कि वो अनुवर्षण से ग्रस्त है, मतलब वहाँ पर बरसात नहीं होती है, या अनुपजाऊ जमीन है, या तो आप बोल सकते हो अपर्याप्त सूर्य प्रकाश मिल रहा है, शुष्क जलवायु। इन सभी कारणों की वजह वहाँ पर जलवायु क्या वहाँ पर जो अधिवास रहेगा वो बहुत कम रहेगा। ऐसे और यहाँ पर जब अधिवास कम रहेगा तो यहाँ पर मतलब जमीनें इतनी उपजाऊ नहीं जिसकी वजह कृषि व्यवस्था उपलब्ध हो पाए। अब कृषि व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाए, कृषि नहीं हो पाएगा तो लोग वहाँ पर रहेंगे नहीं। ठीक है, अगर इसके विपरीत जहाँ पर स्वच्छ पानी रहे और पर्याप्त सूर्य प्रकाश रहे, पानी की उपलब्धता रहे, ठीक है, उपजाऊ जमीन रहे, ठीक है, इन सभी कारणों की वजह से वहाँ पर जो कृषि बहुत ज़्यादा होती है और कृषि संबंधित अलग अलग जो व्यवसाय होते हैं वो भी विकसित किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और उस स्थान पर बहुत तेज़ी से अधिवास बढ़ने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो स्थान जो होता है वह सघन अधिवास के रूप में जाने लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई है तो मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं, उन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की ढाल पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाएगा? जो भारत में हिमालय है उसकी ढलान पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं विरल या सघन। अगर सघन है तो आपको कमेंट सेक्शन में सघन लिखना है, अगर विरल है तो कमेंट सेक्शन में विरल लिखना है कि भारत में जो हिमालय है उसकी ढलान पर किस प्रकार के अधिवास पाए जाएंगे, विरल अधिवास पाया जाएगा कि सघन अधिवास पाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत में बिखरे अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? भारत में बिखरे अधिवास कहाँ पर पाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है नदी के किनारे और दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी प्रदेश में। इसका आंसर क्या आएगा? नदी किनारे आएगा कि पहाड़ी प्रदेश में आएगा? ठीक है, आपके उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के लिए हम लोग बस करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।